हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल स्टडी फ्लिक्स। आज का हमारा टॉपिक है ड्रॉबैक्स ऑफ न्यूलैंड्स ऑक्टेव एंड दैट इज़ द चैप्टर 5 फॉर क्लास 10 CBSE। नाउ हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था कि क्या ज़रूरत है हमें क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट करने की, और हमने एक फेमस साइंटिस्ट, बहुत ही फेमस साइंटिस्ट है जिनका नेम है डॉबराइन, उनके ट्राइट्स के बारे में पढ़ा था और उनके ड्रॉबैक्स भी पढ़े थे। फिर हमने पढ़ा था कि न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव क्या था। आज हम उसके ड्रॉबैक्स करने जा रहे हैं। अगर आपने मेरी इससे पहले वाली वीडियो नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक कीजिए और उस वीडियो को विज़िट कीजिए। तो ड्रॉबैक्स ऑफ न्यूलैंड्स ऑक्टेव क्या थे? तो सबसे पहले तो ड्रॉबैक यही था कि इट वॉज ओनली एप्लीकेबल अप टू कैल्शियम, कि जो न्यूलैंड ने ऑक्टेव बनाया था वो सिर्फ और सिर्फ कैल्शियम तक ही एप्लीकेबल था। और उस समय यानी कि कैल्शियम के बाद उन्होंने देखा कि हर 8वें एलिमेंट का जो प्रॉपर्टीज़ है वो उसके फर्स्ट वाले एलिमेंट की तरह नहीं है, जो कि न्यूलैंड ऑक्टेव की खासियत थी। तो इसके बाद जो हमारी दूसरी आपका आता है ड्रॉबैक, वो ये था कि इट वॉज एज्यूम्ड बाय न्यूलैंड कि ओनली 56 एलिमेंट्स आर एग्जिस्टेंट इन नेचर। सिर्फ और सिर्फ 56 एलिमेंट्स हैं आपके नेचर में जो कि एग्जिस्ट कर सकते हैं, और इसके अलावा कोई भी नई एलिमेंट डिस्कवर नहीं किए जाएंगे इन फ्यूचर। बट ऐसा नहीं हुआ। हम सभी जानते हैं इन प्रेजेंट वी हैव 118 एलिमेंट्स फाउंड। ऑलराइट, सो ये तो थे दो ड्रॉबैक आपके। आपका तीसरा क्या था? तीसरा ये था कि उस टेबल में, जो कि न्यूलैंड ने अपनी टेबल बनाई थी, उस टेबल में एलिमेंट्स को फिट करने के लिए, जो कि न्यूलैंड ने अपने ऑक्टेव में बनाई थी, उस टेबल में कई बार न्यूलैंड ने क्या किया, 2 एलिमेंट्स को सेम स्लॉट में एडजस्ट करना पड़ गया। हालांकि उनकी जो प्रॉपर्टीज़ थी, एलिमेंट्स की जो प्रॉपर्टीज़ थी, वो सेम नोट में नहीं पुट की गई थी, क्योंकि यहाँ पर हम ऑक्टेव में नोट्स के बारे में बात कर रहे थे, उनके प्रॉपर्टीज़ के रिलेटेड। ठीक है, जिस एग्जाम्पल ले लेते हैं कि हमने देखा आयरन को कोबाल्ट और निकल में रिजेंबल किया गया था, लेकिन हमें पता है कि इन तीनों की प्रॉपर्टीज़ दूर दूर तक सिमिलर नहीं है, बहुत डिफरेंट है। एंड दस न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव वर्क वेल विथ लाइटर एलिमेंट्स ओनली, यानी कि डॉबराइन के ट्राइट्स के साथ क्या हुआ था कि वो तो सिर्फ और सिर्फ 3 ही एलिमेंट्स के साथ काम कर पाए थे, लेकिन न्यूलैंड के साथ ये हुआ कि जितने भी एलिमेंट्स लाइटर एलिमेंट्स थे वही इसमें क्लासीफाई हो पाए, लेकिन हमारे पास बहुत सारे एलिमेंट्स थे जो कि हैवी भी थे, तो उनको क्लासीफाई करना भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट था। तब हमारे एक और फेमस साइंटिस्ट आए जिनका नेम था मेंडलीव। और जब मेंडलीव आए तो उन्होंने अपना एक पीरियोडिक टेबल दिया, एंड दिस इज़ वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट। अच्छा, अब पहले समझ लेते कि मेंडलीव थे कौन। ठीक है, मेंडलीव का पूरा नेम डिमिट्री इवानोविच मेंडलीव है। ठीक है, जितने भी एलिमेंट्स मेंडलीव ने अरेंज किए वो उनके फंडामेंटल प्रॉपर्टीज़ दैट आर एटॉमिक मास एंड ऑल्सो ऑन द सिमिलैरिटी ऑफ केमिकल प्रॉपर्टीज़, इस बेसिस पे क्लासीफाई किया। यानी कि उन्होंने देखा कि मेरे से जो पिछले वाले साइंटिस्ट थे उन्होंने एटॉमिक मास को बेसिस लेकर चला और एलिमेंट्स को क्लासीफाई किया, तो उन्होंने भी एटॉमिक मास के को बेस लेकर अपना सारे एलिमेंट्स क्लासीफाई करना स्टार्ट किया। लेकिन उन्होंने इसके साथ साथ एक और चीज़ ली, वो है सिमिलैरिटी ऑफ केमिकल प्रॉपर्टीज़। तो उन्होंने किया क्या, मेंडलीव ने स्टार्ट किया 63 एलिमेंट्स से। ठीक है, और उन्होंने उन 63 एलिमेंट्स की एटॉमिक मासेस, फिजिकल एज वेल एज केमिकल प्रॉपर्टीज़ को अच्छी तरीके से स्टडी किया। और जब उन्होंने स्टडी किया तो उन्होंने क्या किया, हर एक एलिमेंट का नेम लिखा और उसकी एटॉमिक मास, उसकी केमिकल एज वेल एज फिजिकल प्रॉपर्टीज़ को चिट्स और हमसे कहे कि कार्ड के तौर पर हर एक एलिमेंट का एक एक कार्ड बना लिया, और फिर उन्होंने सारे कार्ड को एक एक करके क्लासीफाई करना स्टार्ट किया। तो जब उन्होंने ऐसा करना स्टार्ट किया तो उन्होंने ये ऑब्जर्व किया कि मोस्ट ऑफ द एलिमेंट्स आउट ऑफ 63
जितने भी एलिमेंट्स थे वो अब क्लासीफाई हो चुके थे उनके पीरियोडिक टेबल में, और अब वो अरेंज थे इन द ऑर्डर ऑफ देयर इंक्रीजिंग एटॉमिक मासेस। तो ये चीज़ एक आपके क्वेश्चन में आती है कि हर किसी का बेसिस क्या था। जैसे कि मेंडलीव ने इंक्रीजिंग एटॉमिक मासेस लिया, न्यूलैंड ने लिया था कि फर्स्ट और 8 जो एलिमेंट होगा उसकी केमिकल प्रॉपर्टी सेम होगी। आपका जो डॉब्राइन थे उन्होंने कहा कि फर्स्ट मैंने 3 एलिमेंट्स का ग्रुप बनाया, फर्स्ट और थर्ड एलिमेंट का अगर मैं एटॉमिक मास का एवरेज निकालूँ तो वो बिटवीन यानी कि बीच वाले जो एलिमेंट होगा उसके एटॉमिक मास के आसपास होगा। ठीक है, इसी तरीके से हर एक साइंटिस्ट का आपको याद करना होगा। ऑलराइट, तो जब उन्होंने ये ऑब्जर्व किया तो उन्होंने देखा कि कई बार जो फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़ है वो रीअकर हो रही है, यानी कि वो रिपीट हो रही है एलिमेंट्स में। ठीक है, और ये है उसका फोटो कि किस तरीके से उन्होंने स्टार्ट किया अपने पीरियोडिक क्लासिफिकेशन को। उन्होंने आप देख सकते हैं कि सबसे पहले लाइटर वन दैट इज़ हीलियम से स्टार्ट किया, हाइड्रोजन से स्टार्ट किया जिनका एटॉमिक मास होता है 1.008, एंड उन्होंने एंड किया आपके पीटी दैट इज़ 195.09। ठीक है, अब मेंडलीव के जो अचीवमेंट्स थी जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, मेंडलीव एक ऐसे साइंटिस्ट थे जिन्होंने आगे जो हम अभी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल यूज़ करते हैं उसको डेवलप करने में बहुत ज़्यादा हेल्प की। इसी वजह से मेंडलीव के नाम पर एक एलिमेंट भी बनाया गया जिसका नाम है मेंडलीवियन। ठीक है, तो ये आपके पीरियोडिक टेबल में गिवन है एलिमेंट। तो मेंडलीव के अचीवमेंट्स क्या थी पहले अब ये समझ लेते हैं। तो मेंडलीव ने क्या किया, जब वो अपने पीरियोडिक टेबल को बना रहे थे उन्होंने अपने पीरियोडिक टेबल में कुछ गैप्स छोड़ दिए। ठीक है, उन्होंने कहा, ये एज्यूम किया उन्होंने कि इन केस फ्यूचर में ऐसा हो सकता है कि जो साइंटिस्ट हमारे बाद आए वो और भी नए एलिमेंट्स को डिस्कवर करें, या फ्यूचर में ऐसे चांसेस है कि ये एलिमेंट डिस्कवर हो सकते हैं। ठीक है, और उन्होंने ये एज्यूम करके बताया भी कि कौन सा एलिमेंट डिस्कवर हो सकता है और उसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज़ हो सकती है। ऑलराइट, तो उन्होंने जैसे कि एक एग्जाम्पल के तौर पे बताया था कि एक आपका थोरियम है, थोरियम का एग्जाम्पल लिया था कि ये एलिमेंट आपके फ्यूचर में पाया जाएगा, डिस्कवर किया जाएगा, और ऐसा हुआ कि थोरियम हमने डिस्कवर किया। ठीक है, अब उन्होंने जब इन चीज़ों को नाम दे रहे थे तो उन्होंने इन जितने भी एजम्पशन किए कि ये एलिमेंट्स पाए जाएंगे उनका नेम उन्होंने एका करके दिया, दैट इज़ एका बोरोन, एका एल्यूमिनियम एंड एका सिलिकॉन। ठीक है, तो दिस प्रोवाइड्स कन्विंसिंग एविडेंस फॉर बोथ द करेक्टनेस एंड यूजफुलनेस ऑफ मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल। और उनकी इसी एजम्पशन की वजह से उनका जो पीरियोडिक टेबल था वो बहुत ज़्यादा यूज़फुल हो गया, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो गया। लेकिन हमने इसको अडॉप्ट नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि इनकी जो पीरियोडिक टेबल थी उसकी कुछ लिमिटेशंस थी। सबसे पहले लिमिटेशन ये थी कि आपने ऑब्जर्व किया होगा टेबल में कि जो हाइड्रोजन था दैट इज़ एन एल्कलाइन मेटल। ठीक है, और जो कि हेलोजेंस एंड ऑक्सीजेंस, यू नो अबाउट हेलोजेंस एंड ऑक्सीजेंस, उन दोनों के साथ ऑर्थ और सल्फर के साथ अपने कंपाउंड्स को फॉर्म करता है। आपने चैप्टर 3 चैप्टर 2 में पढ़ा होगा ये बात, वो रिएक्ट करता है। ठीक है, लेकिन अगर हम दूसरी तरफ देखें हेलोजेंस को, तो हाइड्रोजन डायएटॉमिक मॉलिक्यूल के तौर पर भी पाया जाता है, और मेटल्स एंड नॉन मेटल्स दोनों की तरह दोनों के साथ अपने कंपाउंड्स फॉर्म करता है। लेकिन फिर भी उसको जो स्लॉट दिया गया वो ठीक सा स्लॉट नहीं था। क्यों? क्योंकि सल्फ़र के जो प्रॉपर्टीज़ है जो कि हाइड्रोजन वाले स्लॉट में उसको भी रखा गया था, सल्फ़र के प्रॉपर्टीज़ और हाइड्रोजन की प्रॉपर्टीज़ बिल्कुल सिमिलर नहीं है। और हाइड्रोजन की प्रॉपर्टीज़ ऐसी है जिसको हम किसी के साथ भी रख नहीं सकते। ठीक है, हाइड्रोजन को हमें एक नया जगह, एक नई प्लेस देनी पड़ेगी, और वो हमारे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में दी गई है। एंड इसी के साथ दूसरा पॉइंट इससे जुड़ता हुआ है कि नो फिक्स पोजीशन कैन बी गिवन टू द हाइड्रोजन इन द पीरियोडिक टेबल, सो मेंडलीव couldn't assign a correct position to हाइड्रोजन in his table। उन्होंने कोई भी हाइड्रोजन को एक अच्छी जगह अपने टेबल में प्रोवाइड नहीं कर पाए। इसी वजह से ये उनका एक लिमिटेशन बन गया उनके पीरियोडिक टेबल का। दूसरा क्या हुआ कि जब आइसोटॉप्स फॉर्म्ड हुए, आइसोटॉप्स डिस्कवर्ड हुए,
जो कि मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल के बहुत सालों बाद हुए, तो उन्होंने चैलेंज मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल के सामने रख दिया कि ऐसा हो सकता है कि कई सारे आइसोटोप्स, आइसोबार्स आपके डिस्कवर हुए कि कई मेटल्स का सेम केमिकल प्रॉपर्टीज़ हो बट डिफरेंट मासेस हो, एटॉमिक मास हो, या सेम एटॉमिक मास हो बट डिफरेंट केमिकल प्रॉपर्टीज़ हो। तो ये एक चैलेंज बन गया उनके पीरियोडिक टेबल का। तीसरा क्या चैलेंज था, तीसरा क्या लिमिटेशन थी, वो ये थी कि एटॉमिक मासेस डू नॉट इंक्रीजेस इन अ रेगुलर मैनर। ठीक है, हम देख रहे थे कि कुछ तो थे उनका 1 पॉइंट था, उसके बाद कुछ 23 पॉइंट समथिंग आ गए। तो इस तरीके से इंक्रीज जो हो रहा था एटॉमिक मास, वो रेगुलर नहीं था। ठीक है, तो ऐसा हो सकता है अगर आप इतने ज़्यादा गैप दे रहे हो अपने एलिमेंट्स के बीच में, अपने स्लॉट्स के बीच में, तो ऐसा हो सकता है कि इनके बीच में कई सारे एलिमेंट्स पाए जाए, आगे डिस्कवर किए जाए। तो स्पेशली द हैवियर वंस का मतलब क्या है कि जो हैवी एलिमेंट्स है उनके बीच में तो और भी ज़्यादा चांसेस है कि नए एलिमेंट्स को डिस्कवर किया जा सके। तो ये भी एक लिमिटेशन थी कि हमने क्यों नहीं अडॉप्ट कर पाए आपके मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल को। तो आखिरकार हमने अडॉप्ट क्या किया, हमने अडॉप्ट किया आपके मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को। और मॉडर्न पीरियोडिक टेबल ये दिया किसने, ये दिया था आपके हेनरी मोज़ले ने। इन 1913 हेनरी मोज़ले ने शो किया, ये बताया, ये पूरी दुनिया को बताया कि एटॉमिक नंबर ऑफ एन एलिमेंट इज़ मोर फंडामेंटल प्रॉपर्टी दैन इट्स एटॉमिक मास। और यही पॉइंट इन्होंने अपने पीरियोडिक टेबल में भी लेकर चली कि उन्होंने अपने पीरियोडिक टेबल को एटॉमिक नंबर के साथ बनाया, ना कि एटॉमिक मासेस के बेसिस पे। क्योंकि उन्होंने देखा जितने भी साइंटिस्ट थे उन्होंने एटॉमिक मास को लेकर चले थे, जिसकी वजह से उनके जो क्लासिफिकेशन थे वो ठीक तरीके से नहीं हो पा रही थी। तो उन्होंने क्या ट्राई किया, उन्होंने एटॉमिक नंबर को ट्राई किया। ठीक है, तो ये है उनका जो आपका मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है वो कुछ इस तरीके से दिखता है। तो इसमें आप देख सकते हैं कि हाइड्रोजन को एक डिफरेंट स्लॉट दिया गया है। देखिए बिल्कुल डिफरेंट है आपके मॉडर्न पीरियोडिक टेबल से। आगे बढ़ते हैं। अब उन्होंने इसके साथ साथ एक लॉ भी फॉर्मुलेट किया, और वो लॉ क्या था, वो लॉ ये था कि प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट्स आर अ पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर। कि जो एलिमेंट्स की जो प्रॉपर्टीज़ होती है वो ज़्यादातर उनके एटॉमिक नंबर पे डिपेंडेंट होती है। और ये बात राइट प्रूव हुई। ठीक है, साइंटिस्ट ने देखा, हर किसी ने देखा कि ये बात जो है वो सही है। तो एलिमेंट्स को जब उन्होंने अरेंज किया ऑन द बेसिस ऑफ देयर एटॉमिक मास, एटॉमिक नंबर, इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर, तो उन्होंने देखा कि अब जो मेरे जितने भी एलिमेंट्स थे वो क्लासीफाई हो चुके थे, और अब जो उन्हें टेबल मिली थी वो थी हमारी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। और तो और द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल टेक्स केयर ऑफ 3 लिमिटेशंस ऑफ मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल। इसका मतलब क्या है कि जो मेंडलीव की लिमिटेशंस थी, जो कि थी आइसोटोप्स, आइसोबार्स, ठीक है, जो कि एक बड़ा चैलेंज थी मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल के लिए। हाइड्रोजन, ठीक है, हाइड्रोजन भी बहुत बड़ा चैलेंज थी। तो इन सभी लिमिटेशंस का ध्यान रखते हुए हमारा मॉडर्न पीरियोडिक टेबल बनाया गया। अब इसमें बहुत इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन आता है कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में जो एलिमेंट्स की पोजीशन है वो कैसे दी गई है। तो ये बहुत इजी है, बस आपको कुछ चीज़ें याद रखनी है कि जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है, मैंने आपको दिखाया कि कैसा होता है। उसमें 18 वर्टिकल कॉलम्स हैं जिनको हम ग्रुप्स कहते हैं, और 7 हॉरिजॉन्टल रॉज है जिनको हम पीरियड्स कहते हैं। ठीक है, वर्टिकल कॉलम्स को हम ग्रुप्स और हॉरिजॉन्टल रॉज को हम पीरियड्स कहते हैं। ठीक है, 7 और 18 ये याद रखिएगा नंबर। ठीक है, अब अगर हम फर्स्ट ग्रुप के बारे में बात करें, यानी कि फर्स्ट कॉलम के बारे में बात करें, वर्टिकल कॉलम के बारे में बात करें, तो हम ये ऑब्जर्व करेंगे जितने भी एलिमेंट्स हैं उसमें उन सब के जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो सेम है, सेम नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, दैट मीन्स 1। फर्स्ट ग्रुप दैट मीन्स 1 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ऑल्सो द नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीजेज एज वी गो डाउन द ग्रुप, यानी कि अगर जैसे जैसे हम नीचे जाएंगे आपके ग्रुप में
जैसे जैसे नीचे जाएंगे वैसे वैसे नंबर ऑफ़ शेल्स जो होंगी वो इंक्रीज़ करेगी। जैसे कि हाइड्रोजन में 1 नंबर ऑफ़ शेल है, उसके नीचे आप आएंगे तो उसमें 2 हो जाएगी, उसके नीचे 3, इस तरीके से इंक्रीज़ करेगी, ठीक है। लेकिन आपका जो वैलेंस जो इलेक्ट्रॉन रहेगा वो एक ही रहेगा, ठीक है। अब अगर हम पीरियड्स को ऑब्जर्व करें तो पीरियड्स में क्या होगा, आपके जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे दे आर नॉट द सेम, वैलेंस इलेक्ट्रॉन तो सेम नहीं रहेंगे, बट जो नंबर ऑफ शेल्स होगा वो सेम होगा। यानी कि अगर आप मैं फर्स्ट पीरियड के बारे में बात करूँ तो उसमें एक शेल होगा, उसके नीचे सेकेंड पीरियड में 2 शेल होंगे, उसके नीचे 3 शेल, 4 शेल, इस तरीके से डिवाइडेड होंगे, ठीक है। ऑल्सो द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इंक्रीजेज बाय 1 यूनिट, यानी कि सबसे पहले वाले में पहला 1 वैलेंस इलेक्ट्रॉन था, उसके बाद 2, उसके बाद 3, इस तरीके से आपके पीरियड्स में इंक्रीज होते हैं। तो ये एग्जाम्पल में मैंने आपको दिया है कि किस तरीके से इंक्रीज कर रहे हैं आपके मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में, ठीक है। अच्छा, अब एक और बात ये है कि जो एलिमेंट्स की पोजीशन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में दी गई है वो इस बात को सोचकर दी गई है कि उसकी पोजीशन से हमें उन एलिमेंट्स की केमिकल रिएक्टिविटी के बारे में भी पता चलता है। और केमिकल रिएक्टिविटी कैसे पता चलती है, उनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन से, है ना। और हमने अभी देखा कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन किस तरीके से इंक्रीज़ कर रहे हैं, है ना, या किस तरीके से सेम रह रहे हैं। तो ये बात हमें पता चल गई, यानी कि हमें केमिकल रिएक्टिविटी ऑफ दैट एलिमेंट हमें पता चल गई, ठीक है। ऑलराइट, so I hope you understand, and if you like my notes then hit the like button, okay. Now let's talk about the trends in modern periodic table. तो इसमें आप सबसे पहले तो पढ़ेंगे वैलेंसी के बारे में, क्योंकि हम बार बार बात कर रहे हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन की, तो हमें पता होना चाहिए कि वैलेंसी क्या है। उसके बाद हम एटॉमिक साइज के बारे में भी जानेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं वैलेंसी की। तो हमें पता है वैलेंसी क्या होती है कि वैलेंसी ऑफ एन एलिमेंट इज डिटरमाइंड बाय द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन द आउटर मोस्ट शेल ऑफ इट्स एटम। यानी कि एक एटम में जो आउटर मोस्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, अगर वो ऑक्टेट फिल नहीं कर रहे तो यानी कि वो जितने भी एटम्स होंगे उनको हम कहेंगे वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। और वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स डिटरमाइन करते हैं कि कैसे जो एलिमेंट है वो आपका रिएक्ट करेगा। जैसे मेटल में क्या होता है, मेटल में 1, 2, 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है, तो वो इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं। इसी तरीके से नॉन मेटल्स में क्या होता है, आपके 6, 7 होते हैं, तो वो इलेक्ट्रॉन्स को गेन करते हैं और मेटल्स लूज़ करते हैं, वाइस वर्सा हो गया, ठीक है। ऑलराइट, अब हम बात करते हैं एटॉमिक साइज़ की। तो एटॉमिक साइज़ का मतलब क्या होता है, एटॉमिक साइज रिफर्स टू द रेडियस ऑफ द एटम, कि जितना रेडियस होता है, जैसे कि सर्कल में रेडियस होता है वैसे एटम भी एक तरीके का सर्कल ही समझिए, तो उसका जो रेडियस होगा उसके बारे में बात हो रही है एटॉमिक साइज में, ठीक है। अब बात करते हैं हाइड्रोजन के एग्जांपल ले लेते हैं। तो हाइड्रोजन का जो एटॉमिक साइज है वो 37 pm, दैट इज पिकोमीटर, और 1 पिकोमीटर इज इक्वल्स टू 10⁻⁻12 मीटर। ये आपका स्केल है, दैट इज़ रियली वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम द एग्जाम पॉइंट्स ऑफ व्यू, और आपके 11th एंड 12th में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है, ठीक है। तो ये था आपका एटॉमिक रेडिया ऑफ सम एलिमेंट्स, जो कि मैंने आपको गिवन किए है कि पीरियड 2 के जो एलिमेंट है BeOni Li and C, दैट इज़ बोरोन, बेरिलियम, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, लिथियम, कार्बन, उसकी जो एटॉमिक रेडियस है वो ये है, ठीक है। अच्छा, अब एक और बात जो है बहुत इंपॉर्टेंट वो ये है कि एटॉमिक साइज, या हम बात करें एटॉमिक रेडियस की, डिक्रीजेज इन मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन द पीरियड। यानी कि अगर हम पीरियड में लेफ्ट पे खड़े हैं तो वो वहाँ पर जो एटॉमिक रेडियस होगा वो कम होगा, और अगर हम राइट में जाएंगे, जैसे जैसे हम राइट में जाएंगे वो जो एटॉमिक रेडियस होगा या एटॉमिक साइज होगी वो डिक्रीज करेगी, ठीक है। अब एक और इम्पॉर्टेंट बात है कि एटॉमिक साइज इंक्रीज कैसे करती है। एटॉमिक साइज इंक्रीजेस बिकॉज ऑफ न्यू शेल्स, जैसे जैसे ऐड होंगी वैसे वैसे जो है एटॉमिक साइज जो है वो इंक्रीज करेगी। तो ये था आपका पूरा चैप्टर। इसके साथ एक और जो टॉपिक है जो कि इसमें दिया है वो है मेटेलिक एंड नॉन मेटेलिक प्रॉपर्टीज़ ऑफ द एलिमेंट्स। तो आपने चैप्टर नॉन मेटल और मेटल तो पढ़ रखा है, तो उसी के जैसा है, बस थोड़ा सा एक चेंज अप है, देख लेते क्या है। तो अगर हम देखें
कि प्रॉपर्टीज़ कैसे पता चलेगी कि वो मेटल है कि नॉन मेटल है, तो आप बहुत गौर से अगर आप देखिए अपने मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को, तो उसमें जितने भी एलिमेंट्स आपके लेफ्ट साइड में दिए गए वो आपके मेटल्स हैं, वेयरएज जो कि राइट साइड में एलिमेंट्स दिए गए वो आपके नॉन मेटल्स हैं, और बीच में एक जिगजैग पोर्शन में आपके मेटलॉइड्स दिए गए। ठीक है, एग्जाम्पल मेटलॉइड्स की क्या है? मेटलॉइड्स की एग्जाम्पल है बोरोन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी एंड टेलेरियम, पोलोनियम। ये आपके हो गए मेटलॉइड्स। तो ये था आपका पूरा चैप्टर, एंड आई होप यू लाइक माई नोट्स, एंड इफ़ यू लाइक माई नोट्स, if you like the way of teaching, then hit the like button, do subscribe my channel and also share it with your all friends. ठीक है, हाँ, एक और बात ये है कि press the bell icon so that you never miss the videos from StudyFlix. Thank you. Let's meet in the next lecture.